can I be heard? Can someone indicate whether I am being heard? कोई कंफर्म कर लेगा मुझे, among all the people who are commenting, कोई कमेंट कर लेगा कि मुझे आप सुन पा रहे हैं? ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एक इंडिकेटर तो आ गया। राहुल वाल्मीकि साहब, मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंडिकेट कर दिया कि मैं लाइव हूं और आप सुन रहे हैं मुझको। वक्त है 5 बजे इस वक्त, और भारतीय फौज के मुताबिक जब कोई समय चुना जाता है तो हम उसी समय पर शुरुआत करते हैं। इनफैक्ट उससे 1 मिनट पहले ही शुरू कर देते हैं। सो एनीवे, मैं बोलूंगा तो अंग्रेजी हिंदी में मिलाकर, मोर ऑफ अ टिपिकली हिंदुस्तानी अप्रोच। और आप तो अवध के रहने वाले हैं, ये एबीवीपी अवध है और अवध का रहने वाला मैं भी हूं, तो मेरे ख्याल में हमारे जो कम्युनिकेशन है इसमें तो बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो वाक्य ही इस्तेमाल करूंगा जो वाक्य आपको समझ आते हैं पूरी तरह से, और आप भी शायद वही करेंगे जो मुझे समझ आते हैं। मुझे मालूम नहीं कि ये जो लाइव कमेंट्स आ रहे हैं इस वक्त, तो बहुत अच्छे अच्छे पूरे नमस्कार के, जय हिंद के, जय भारत के कमेंट्स हैं। जैसे जैसे मैं बोलता रहूंगा, मेरे ख्याल में उसके बाद आप बाद में इसके सवालात शुरू कर दीजिएगा। छोटे सवाल रखिएगा, ज्यादा ज्यादा लंबे मत करिएगा, और उसमें से मैं चुनूंगा, क्योंकि सब सवाल का शायद मैं जवाब ना दे सकूं। So once again, can someone confirm to me that you can hear me? Just say yes, we can hear you. इतना टाइप कर दिए, yes, we can hear you. मैं इंतजार में हूं कि कोई कहेगा कि yes, we can hear you, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। ओके ग्रेट। इनफैक्ट बीच में एक सवाल भी ये भी आ गया कि आप किस चीज पे बोलने जा रहे हैं। शायद आपने अपना फोकस जो है वो पोस्टर पर नहीं डाला था। पोस्टर पे मेरे ख्याल में क्लियरली लिखा था, challenges from Pakistan in the post COVID-19 period. Challenges from Pakistan in the post COVID-19 period. शायद कुछ हद तक मुझे अपना इंट्रोडक्शन भी देना पड़ेगा आपको। मैं इंडियन आर्मी का जनरल ऑफिसर रहा हूं। आज मैं चांसलर हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर का। साथ में मैं डिस्टिंग्विश फेलो हूं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन दिल्ली का, और गवर्निंग काउंसिल पे हूं इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। और अभी हाल ही में मोदी जी ने मुझे नॉमिनेट किया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबरशिप पे, जहां मैं एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के तौर पे दोबारा वापस सरकार में आ गया हूं। और जब से ये कोविड-19 का थ्रेट शुरू हुआ है, तब से मुझे नियुक्त किया गया है। जो 11 एम्पावर्ड ग्रुप बने हैं, उनमें से एक ग्रुप का मैं सदस्य हूं। ये ग्रुप है हमारा कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का। जो पूरी खबर और जो पूरी सूचना होती है कोविड-19 के बारे में, आगे के बारे में, उसके ऊपर तवज्जो करना, फोकस करना, उसको पब्लिक के साथ शेयर करना, ये ग्रुप है हमारा, जिसके ऊपर हम हर वक्त काम करते रहते हैं। मगर ज्यादा महत्व रखता है कि ये फैक्ट कि मैं एक सेकेंड जनरेशन फौजी हूं। मेरे फादर भी आर्मी ही में थे, वो भी जनरल ऑफिसर थे। मैं गढ़वाल राइफल्स का हूं। गढ़वाल जो है वो पहले उत्तर प्रदेश में था, अब तो उत्तराखंड के अंदर है। मैंने 40 साल नौकरी की आर्मी में, मगर आप समझिए कि 66 साल से मैं आर्मी ही में हूं, क्योंकि अपने वालिद साहब के साथ, पिताजी के साथ भी मैं सिर्फ आर्मी के अंदर ही रहा, गढ़वाल राइफल्स के अंदर ही रहा। पाकिस्तान से मेरा क्या नाता है? आर्मी के अंदर मेरा ज्यादातर मेरी सर्विस जो है
तकरीबन 21-22 साल की सर्विस कश्मीर में गुजरी, और कश्मीर में मैंने हर रैंक पे, हर पद पे मैंने वहां नौकरी की। तकरीबन हर पद पे मैंने डेकोरेशन पाया, और आखिर में जाकर 15 कोर जो कश्मीर को देखती है, हमारी 15 कोर इंडियन आर्मी की, उसका कमांड संभाला मैंने, और तकरीबन 2 साल उसको कमांड किया। ये पूरी 40 साल की जो जर्नी थी मेरी, इसके अंदर पाकिस्तान जो है बहुत ज्यादा अहमियत रखता था पूरे वक्त, अभी भी रखता है मेरे लिए। आज भी मैं पाकिस्तान के साथ ही, ज्यादातर पाकिस्तान के ऊपर ही टिप्पणियां करता हूं। जरूरी था कि अगर आप 40 साल फौज में शुरू बैठे हैं तो आप अपने दुश्मन को समझें, एडवर्सरी को समझें, उसकी कार्रवाइयों को समझें, उसके कल्चर संस्कृति को समझें, तौर तरीके समझें। तो आप समझिए कि पिछले इतने सालों से मैं सिर्फ पाकिस्तान को पढ़ता चला आया, और इसीलिए मेरा जो ये शीर्षक है वो है चैलेंजेस फ्रॉम पाकिस्तान। तो क्या चुनौती है पाकिस्तान से पोस्ट कोविड-19 पीरियड में। और मैं तो प्रपोज करता हूं आपके ऑर्गेनाइजेशन से कि शायद आज ये वक्त काफी नहीं होगा इसको तफसील के साथ समझना, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं है जिसको आसानी के अंदर आप आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर समझ सकते हैं। और हमारी समझ ज्यादातर समाज में जो है वो बिना किसी डेप्थ के है। हम पाकिस्तान को सब देखते हैं कि ये एक देश है, 200 मिलियन लोगों का देश है, इस्लामिक देश है, और भारत के पश्चिमी तौर पे के बाउंड्री पर है, चीन के साथ रास्ता रखता है, अफगानिस्तान में इंटरफियर करता है, अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप है। इसके आगे कुछ ज्यादा नहीं जानते। ये है कि बड़ी दुश्मनी है पाकिस्तान की भारत के साथ बहुत। कश्मीर में इसने बहुत सालों से कश्मीर के अंदर इंटरवेंशन, इंटरफियरेंस किया है, और यहाँ पर एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही है, टेररिज्म, दहशतगर्दी वहां पर चलती जा रही है। ये इसको आधे घंटे 45 मिनट में समझना नामुमकिन है अगर आप इंटेलेक्चुअल तौर पे समझे। और मेरा मुद्दा ये है आपको समझाना। तो मैं तो प्रपोज कर रहा हूं आपके ऑर्गेनाइजेशन को कि मैं आज खुद आधे घंटे बाद 45 मिनट बात करूंगा, फिर आपसे सवालात लूंगा और उनका जवाब दूंगा। मगर ये एक सेशन में ही खत्म नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, अगले उसके बाद दूसरा और शायद तीसरा सेशन भी जरूरी हो। तो मैं शुरुआत करता हूं। अब इतना बड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। देखिए, सबसे पहले चीज तो ये है कि आज मैं कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 के बारे में बात करने जा रहा था। पोस्ट कोविड-19 में क्या चुनौतियां, मगर मैंने देखा कि अगर मुझे पोस्ट कोविड-19 की चुनौतियां डिस्क्राइब करनी है, एनालाइज करनी है, आपके साथ डिस्कस करनी है, तो जरूरी है कि पहले पाकिस्तान को समझा जाए और पाकिस्तान की क्या हालत रही है इतने सालों तक, क्या वहां से थ्रेट भारत की तरफ है, इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। तो मैं आज उस पर ज्यादा फोकस करूंगा और कोविड-19 पे कम करूंगा। बाद में शायद दूसरे सेशन में कोविड-19 पे और ज्यादा वो करूंगा। किसी भी जो देश, अगर आपका दुश्मन देश है, उसको पढ़ना तफसील से एक ड्यूटी बन जाती है हम लोगों की जो नेशनल सिक्योरिटी को देखते हैं। मगर साथ में यह समझना कि सिर्फ एक साधन है अपने दुश्मन को बर्बाद करने का, अपने दुश्मन को पछाड़ने का एक साधन है, और वो है लड़ाई, दंगा, बमबारी, और इससे सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा और दोबारा इस इलाके में अमन छाएगा। मैं समझता हूं इससे बेकार कोई थॉट नहीं है, क्योंकि दुनिया में हजारों और तरीके होते हैं। और आप ये एक फौजी से सुन रहे हैं जो आर्मी के अंदर, आमतौर पर लोग समझते हैं कि आर्मी वाले सिर्फ जो है बंदूकें इस्तेमाल करके और ये गोलाबारी इस्तेमाल करके हर चीज का हल निकालना चाहते हैं। ये बेफिजूल बात होती है। हम जो है दिमाग को इस्तेमाल करते हैं, हम दिमाग को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और तब देखते हैं कि कौन सा तरीका है जिससे हम ऑप्टिमाइज करें, अपने ऊपर कम से कम नुकसान हो, अपनी इकोनॉमी पे कम से कम नुकसान हो, और कैसे मैक्सिमम नुकसान जो है अपने दुश्मन को, कैसे वो उसको हम फोर्स करें कि जो रणनीति वो चाह रहा है, जिस तरह से वो कर रहा है,
कैसे उससे वो पीछे हटे। तो मैं सबसे पहले तो थोड़ा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के ऊपर कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट सिक्योरिटी का क्या है, और थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, लड़ाई के बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, और थोड़ा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दुनिया का क्या है इसके ऊपर समझाऊंगा, ताकि इसके बैकग्राउंड से आप पाकिस्तान को समझ सकें। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि पाकिस्तान एक बड़ा कॉम्प्लेक्स देश है। ये एक साधारण सा देश नहीं है जिसको एक सरकार चलाती है। अब भारत जो है उस तरह से अगर आप देखें तो साधारण देश है, डेमोक्रेसी है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सरकार चलाती है, पार्लियामेंट चलाता है, जुडिशरी है हमारी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जरूर है, बेशक है, मगर एक शैम डेमोक्रेसी है। वो इलेक्ट किया है, मगर कहते हैं कि इमरान खान जो है वो इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। इसके बारे में आपने बहुत दफे सुना होगा। तकरीबन 1958 से पाकिस्तान का कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान की फौज के हाथ है। बीच में 5 साल के लिए 1972 से लेकर 1977 तक कंट्रोल जो था वो सिविलियन गवर्नमेंट के पास था। बाद में कूडेटा के बाद भी, और जब सिविलियन गवर्नमेंट वापस भी आई 2008 के बाद, तब भी जो फॉरेन रिलेशंस है, इकोनॉमिक्स है और इंटरनल सिक्योरिटी है, ये सब जो है वो अभी भी फौज के हाथ में। तो आप देख रहे हैं कि उनके जो आर्मी चीफ है बाजवा साहब, वो पहले 3 साल के लिए चीफ बनते हैं, फिर उनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। या भारत में कभी आपने सुना है ऐसा कि एक्सटेंशन इस तरह से दिया जाए? और वो चाहते हैं तो 3 साल के बाद और भी एक्सटेंशन ले लेंगे, 9 साल 10 साल रहेंगे वो चीफ। मुशर्रफ साहब तकरीबन 8-9 साल वो रहे, बाद में वो सदर भी बन गए, प्रेसिडेंट भी बन गए। तो वो बड़ा अजीब गरीब देश है पाकिस्तान इस तरीके से। और उनकी सिविल सोसाइटी बड़ी कमजोर है। भारत में आपने देखा है, कुछ अगर मेजर प्रॉब्लम हो जाए गवर्नमेंट का, कैसे यहां पर बवाल मच जाता है सिविल सोसाइटी की तरफ से। पाकिस्तान में नहीं हो पाता, ये कोशिश बड़ी होती है, मगर वो सिविल सोसाइटी किसकी कंट्रोल में है? ज्यादा जो है ये रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, क्लर्जी है, मुल्ला है, इनके कंट्रोल में ज्यादा रहती है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सरकार जो है, इसका कंसर्न जो है वो अपने लोगों के भलाई के लिए बहुत कम है। और इसलिए क्योंकि पाकिस्तान का कंट्रोल सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी के अंदर नहीं, मगर पाकिस्तान की एक डीप स्टेट के अंदर है। मतलब गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट, आप समझिए गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट एक कंट्रोल रखती है, छोटी एक टुकड़ी जिसको हम डीप स्टेट कहते हैं। इसके अंदर पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप, पाकिस्तान आर्मी के कुछ रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, वो रहते हैं, और आईएसआई की लीडरशिप, आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, वो रहते हैं उसके अंदर। तो पाकिस्तान का कंट्रोल इनसे है, और वो सबसे पहली चीज सहूलियत अपनी देखते हैं। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताता हूं कि मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूं पाकिस्तान इंडियन आर्मी का, और जब रिटायर हुआ तो मेरे पास एक टुकड़ा जमीन भी नहीं थी, एक भी टुकड़ा। पाकिस्तान आर्मी में अगर आप 3 स्टार रैंक से रिटायर होंगे तो आपके पास एकड़ ही एकड़ जमीन होगी। आपको हर रैंक पर, हर बड़े रैंक पर, ओहदे पे आपको जमीन के टुकड़े दिए जाएंगे, आपको बहुत चीजें और मिलेंगी, आपका बैंक अकाउंट भी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ होगा। तो ये एक फेदरिंग ऑफ द नेस्ट जिसको कहते हैं, अपने आप को बढ़ोतरी देना। डीप स्टेट इसके अंदर बहुत रहता है हर वक्त, और अपने लोगों के लिए, अपने जनता के लिए, अपने सिविल सोसाइटी के लिए कुछ कम रहता है। उसके बनिस्बत आप भारत में देखिए, यहां पर लगे रहते हैं, सरकार लगी रहती है, सब लगे रहते हैं कि किस तरीके से भारत की बढ़ोतरी हो, किस तरीके से हम एक जमाने में 9%, 10% ग्रोथ तक पहुंच गए थे। अब बेशक कोविड-19 से तो ग्रोथ रेट गिरेगा, मगर आप देखेंगे अगले 1.5-2 साल में भारत की ग्रोथ रेट फिर शायद 6.57% तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट कहां है? पाकिस्तान की ग्रोथ रेट
अभी हाल में ही तो 3.5% तक पहुंच गई थी, कम हो गई थी उससे भी। इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। भारत के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तकरीबन $470 बिलियन, पाकिस्तान के पास 8 से 9 बिलियन। अगर आप बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश के पास पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और आज की दुनिया में पैसा जिसके पास है, जिसके पास डॉलर है, एक्सचेंज रिजर्व्स है, जिसकी करेंसी स्ट्रांग है, वो ताकतवर माना जाता है। चीन को देख लीजिए, चाइना के साथ यही हुआ है। चाइना पर ज्यादा बात और देर में करेंगे। पाकिस्तान हर समय समझता है कि एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भारत से हर समय उसकी तरफ, उसकी ओर रहती है। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्या मतलब? कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान रहे ना, इस धरती के ऊपर ही ना रहे, उसका ये परसेप्शन। उसके आर्म्ड फोर्सेस जो है, काफी ताकतवर आर्म्ड फोर्सेस है। ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान के पास आर्मी कोई कमजोर है या आर्म फोर्सेस कमजोर है। 6.5 लाख आर्मी। अगर आप स्टेटिस्टिक्स से देखिए, पाकिस्तान की जनसंख्या है तकरीबन 200 मिलियन, भारत की जनसंख्या है तकरीबन 1300 मिलियन, तो 6.5 गुना भारत ज्यादा बड़ा है। मगर भारत की फौज है 1.3 मिलियन और पाकिस्तान की फौज है 6.5 लाख, 6.5 लाख। मतलब भारत की फौज सिर्फ दुगनी है, सिर्फ दुगनी है। और भारत को बॉर्डर देखना पड़ता है चाइना का बॉर्डर, और सबसे लंबा बॉर्डर जो आमतौर पे भारत के अंदर लोग जानते नहीं है, सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश का, 4,000 4,500 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश का, उस बॉर्डर को देखना पड़ता है। पाकिस्तान को तो सिर्फ भारत का बॉर्डर और हाँ अफगानिस्तान का बॉर्डर कुछ हद तक, अफगानिस्तान से ऐसी कोई थ्रेट नहीं आती है। तो 6.5 लाख की उनकी फौज है, साथ में आईएसआई है, बड़ी स्ट्रॉन्ग, दुनिया में कहते हैं कि दुनिया की एक बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है। और आईएसपीआर है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस, जो इंफॉर्मेशन, सूचना को एक हथियार बनाकर रखा है किसी देश ने, तो वो पाकिस्तान में। प्रोपोगंडा, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, इन्फ्लुएंस वॉरफेयर, ये शायद ये आपने टर्मिनोलॉजीज कम ही सुनी होगी। इतने तरीके के वॉरफेयर जो है, ये पाकिस्तान की फौजें लड़ सकती। हमारे भारत के अंदर हमने सूचना पर इतना जोर कभी नहीं दिया है, हालांकि अब दे रहे हैं बहुत, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आधुनिक लड़ाई आजकल सूचना पर ही बहुत ज्यादा होती है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत होती है। अपने दुश्मन के जो सिविल सोसाइटी है उसके ऊपर छाने में, उसके ऊपर अपने आइडियाज लगाने में कामयाब होने के लिए आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पाकिस्तान के पास पीएमएफ भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एक पूरी फ्रंटियर कंस्टेबलरी है उनके वेस्टर्न बॉर्डर पे, पश्चिम बॉर्डर पे, और फिर रेंजर्स हैं, पाकिस्तान रेंजर्स हैं जो भारत के बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं। तो काफी हद तक काफी फौजें उनकी काफी बड़ी हैं। अगर आप एक बेसिक रूल से जाइए, जब हमला होता है, लड़ाई में जब हमला होता है, कन्वेंशनल लड़ाई में, तो कहते हैं प्लेन्स के अंदर, प्लेन इलाकों में अगर आपने कोई जमीन हासिल करनी है तो आपकी नफरी 3 गुनी होनी चाहिए आपके दुश्मन से। जो दुश्मन डिफेंस में बैठा है, आप हमला कर रहे हैं, तो 3 गुनी आपकी नफरी होनी चाहिए। अगर आप पहाड़ में बैठे हैं तो तकरीबन 6 से 9 गुनी तब। और आपकी फौज आप देख रहे हैं कि दुगनी है, सिर्फ पाकिस्तान से सिर्फ दुगनी है, और वो भी काफी हद तक लगी हुई है चाइनीज बॉर्डर पे। तो ये नहीं, हमारे पास कोई खास काबिलियत ऐसी नहीं है जिससे कि हम समझें कि हम पाकिस्तान से फौजी तरीके से नंबरों में हम बहुत ज्यादा बड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बात एक चीज है, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार है, हमारे पास भी न्यूक्लियर हथियार है, तकरीबन 140-150 वॉरहेड है। इसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, मगर उसके गिराने के साधन भी, मिसाइल जो है, उसके पास हवाई जहाज भी है, जितने हमारे पास है तकरीबन उसके पास उतने ही है। और
क्या है कि इतने सालों से पाकिस्तान ने बहुत फोकस जो है वो अपनी फौज पर किया है, अपनी न्यूक्लियर हथियारों पर किया है, और बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है उसने अपनी फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन वॉर खड़ा करने के लिए। फोर्थ जनरेशन वॉर खास तौर पे होता है दहशतगर्दियों के थ्रू, प्रॉक्सी वॉर, हाइब्रिड वॉर, इस पे मैं और टिप्पणी आगे आगे करूंगा। इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत कम दिया है उन्होंने जोर। तो आप देख रहे हैं हाल उनका बुरा है आज। अगर पिछले 1-1.5 साल में देखिए तो पाकिस्तान को बेल आउट करने के लिए चीन ने उसको तकरीबन $13 बिलियन दिए, सऊदी अरेबिया ने तकरीबन $6 बिलियन दिए, यूएई ने $3.3 बिलियन दिए, अमेरिका ने आईएमएफ के जरिए उसको $6.5 बिलियन का लोन दिया है। अब मेरे ख्याल में दोबारा लोन दोबारा ढूंढेगा पाकिस्तान, क्योंकि उनके पास अब पैसा खत्म हो चुका है। तो उसको हर वक्त चाहिए सपोर्ट चाइना का। वो समझता है कि चाइना के साथ अगर सपोर्ट रहेगा तो भारत को बैलेंस कर सकता है। वो सपोर्ट चाहता है अमेरिका का भी सपोर्ट चाहता है, साथ में गल्फ का, मिडिल ईस्ट का, पूरे इस्लामिक देशों का। 57 इस्लामिक देश है ओआईसी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अंदर। वो जो है उनकी सपोर्ट भी पाकिस्तान पूरे हर वक्त अपने आप के अपने तरफ चाहता है। इसके बनिस्बत अगर भारत को देखो, भारत की तवज्जो जो है, भारत का फोकस जो है वो अपने लोगों पर है, अपनी जनता पर है। कैसे पिछले कुछ तकरीबन 20 साल में हमने 300 मिलियन लोगों को बिलो पॉवर्टी लाइन से हमने उनको उठाया है ऊपर। हमारी सरकारें इसी के ऊपर रहती है। हम आर्मी वालों को, फौजियों को, सबको बड़ी कंप्लेंट रहती है कि हमारी सरकार हमको 1.5, 1.55, 1.6% जीडीपी का बजट देती है फौज के अंदर। कैसे इससे हम आधुनिक हथियार खरीदें, कैसे हम इतनी बड़ी फौज को कायम रखें। बेशक ये चुनौतियां हैं, मगर मैं इसके साथ सहमत हूं कि हमारी सरकार जो है वो जनता की अच्छाई चाहती है। स्कूल हो, हॉस्पिटल हो। अब आप देखें कोविड-19 की तरफ कैसे भारत लड़ रहा है, ठीक है, किस तरह से लड़ रहा है, और पूरी दुनिया में इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी की चर्चा जो है किस तरीके से हो रही है कि कैसी लीडरशिप वहां पर भारत में दी जा रही है। क्या आप यही बात पाकिस्तान में देख रहे हैं? क्या इमरान खान वहां पर ये इस तरह की लीडरशिप दे पा रहे हैं? क्या वहां पाकिस्तान की सरकार इस तरह से दे पा रही है? वहां आए दिन अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को देखिए तो पाकिस्तान की मीडिया के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ भारत के खिलाफ होता है। क्या आपको आप आजकल के पन्ने सर अखबारों के उलटिए तो क्या आपको पाकिस्तान का कुछ मिलता है यहाँ पर भारत में? सब कुछ कोविड-19 पर है, सब कुछ जो है समाज के ऊपर है, जनता के ऊपर है। जो देश असली डेमोक्रेसी होती है वो इस तरह से फंक्शन करती है जैसे भारत फंक्शन कर रहा है। अब एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, बहुत लोग भारत में समझते हैं कि पाकिस्तान की अहमियत बहुत कम है दुनिया में, क्योंकि इस्लामिक देश है, 200 बिलियन, छठा सबसे 6th लार्जेस्ट नेशन है। इकोनॉमी हालांकि बहुत छोटी है, मगर क्योंकि इकोनॉमी छोटी है तो इसलिए उसकी अहमियत तो कुछ होनी नहीं चाहिए, और दुनिया को सिर्फ भारत की तरफ देखना चाहिए, और पाकिस्तान की तरफ क्यों देखे। मगर मैं आपको एक फौजी के तरीके से, एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट की तरह से समझाना चाहता हूं कि दुनिया की आंखों में पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा है। मैं मैप पर यहां नहीं समझा रहा हूं, आमतौर पे मैं अपने ऑडियंसेस को मैप पर समझाता हूं, मगर अगर आप पाकिस्तान की जमीन देखें, टेरिटरी देखें, तो आप समझेंगे कि पाकिस्तान के इर्द गिर्द 5 सिविलाइजेशन है। दुनिया में कोई ऐसी जमीन नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है जिसके आसपास चारों तरफ उसके नेबरहुड में 5 सिविलाइजेशन हो। कौन से हैं ये सिविलाइजेशन? अगर आप देखें तो भारत का सिविलाइजेशन है, ईस्ट के अंदर इंडियन सिविलाइजेशन है, नॉर्थ ईस्ट में चाइनीज सिविलाइजेशन है, नॉर्थ में देखें तो सेंट्रल एशियन सिविलाइजेशन है, अगर आप वेस्ट में देखें तो पर्शियन सिविलाइजेशन है, ईरान पूरा, और अगर आप साउथ वेस्ट में देखें, खाड़ी की तरफ देखें तो पूरा अरब सिविलाइजेशन है। हर सिविलाइजेशन को कुछ ना कुछ पाकिस्तान से लेना है, कुछ ना कुछ देना है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो अमेरिका, जो कि एक सिविलाइजेशन भी नहीं है आसपास यहां पर, अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में लड़ना था
लड़ना है तो क्या वो पाकिस्तान की मदद के बिना लड़ सकता है? तकरीबन नामुमकिन, क्योंकि लॉजिस्टिक्स पे लड़ती है, पूरी फौजें लॉजिस्टिक्स पे लड़ती है और पूरी लॉजिस्टिक्स लाइफलाइन जो है वो सिर्फ कराची हार्बर से क्वेटा के जरिए काबुल तक पहुंचती है। और अगर चीन को नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन के अंदर, जहां पर आजकल जहां से पानी, जहां से तेल आता है चीन का, जहां पर से चीन का पूरा माल जाता है, 80% उसका कंटेनर ट्रैफिक जाता है, अगर वहां तक एक्सेस करना है तो सिर्फ स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का के जरिए नहीं, मगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए भी कर सकता है। तो उसकी अहमियत वहां बढ़ जाती है। अगर आप जाएं 1950s 60s में, तो अमेरिका की क्या जबरदस्त रिलेशनशिप थी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया का के नीचे सदर्न सॉफ्ट बेली में बैठा हुआ है, रूस के सॉफ्ट बेली में बैठा है नीचे। तो इसकी जियो स्ट्रेटेजी ऐसी है, बनावट ऐसी है, ज्योग्राफिकली ऐसी जगह पर है कि इसकी ऑटोमेटिकली अहमियत बढ़ जाती है और उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। भारत इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि ज्योग्राफी को तो हम बदल नहीं सकते। तो ये चीज ये ध्यान में रखना चाहिए। इससे पहले कि और आगे मैं जाऊं और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को देखूं कि भारत के खिलाफ क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान ने अपनाई है इतने साल, मैं आपको यह भी समझा दूं कि दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई के तरीके जो हैं वो बदलते रहते हैं। एक जमाने में हम देखा होगा कि कैवलरी चार्ज होते थे, उसके बाद बड़े जबरदस्त टैंक के चार्ज होते थे। ब्लिट्जक्रीग आपने सुना होगा 1939-40 में, जब जर्मनी की आर्मी जो थी या जर्मन फोर्सेस जो थी, वो टैंक आर्मीज जो थी उनकी किस तरीके से यूरोप के थ्रू गई थी, यूरोप को काटते हुए, और कैसे वो वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर गई थी, यूरोप के वेस्ट कोस्ट के ऊपर गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे ये बदलता गया। 1973 के बाद कैसे मिसाइल आ गए, मिसाइल वॉरफेयर शुरू हो गई पूरी। और 1989 के बाद खासतौर पे जब अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हुई और कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो दुनिया में एक रियलाइजेशन शुरू हो गया। 1990 में अमेरिका ने आखिरी मेन कन्वेंशनल लड़ाई लड़ी, गल्फ वॉर 1। हालांकि गल्फ वॉर 2 भी लड़ी, मगर वो उस ढांचे की नहीं थी। और उसके बाद से एक शुरुआत हुई कि अब कन्वेंशनल वॉर, टैंक, हवाई जहाज, बड़ी बंदूकें, अटैक, डिफेंस, ये चीजें धीरे धीरे लड़ाई के माहौल से हटने लगी। और सबसे पहला देश जिसने ये पहचाना वो था चीन, चाइना। चाइना ने 1990 मेरे ख्याल में 1993 में एक डॉक्ट्रिन निकाली। वो डॉक्ट्रिन थी वॉर अंडर इंफॉर्मेशनाइज्ड कंडीशन। उन्होंने देखा था कि 1990 में कैसे CNN के जरिए अमेरिका ने एक इंफॉर्मेशन वॉर लड़ी थी इराक में। उसी को उन्होंने पढ़ा, उसी के ऊपर फोकस करके एक नया डॉक्ट्रिन बनाया। असर था क्योंकि इंटरनेट एज आ रही थी, इंफॉर्मेशन एज आ रही थी, सोशल मीडिया की एज आ रही थी। चीन जो था सबसे आगे था इसकी स्टडी में, और उन्होंने देखा कि आगे की लड़ाई जो है इस तरीके से नहीं होगी। आगे की लड़ाइयां जो है वो साइबर की लड़ाई होगी, मीडिया की लड़ाई होगी, इन्फ्लुएंस की लड़ाई होगी, साइकोलॉजिकल लड़ाई होगी, और इन चीजों से ज्यादा जो है जीत पाई जाएगी, ना कि अपना पैसा इतना खर्च करके, अपनी ही इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करके। अगर आज भारत को लड़ना है, या आप देख लीजिए अमेरिका का एक उदाहरण देख लीजिए। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 2001 से लेकर 2020 तक तकरीबन 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए। अगर इसको आप रुपयों में कन्वर्ट करें तो शायद आप उतने जीरो भी नहीं लगा पाएंगे कितना पैसा खर्च हुआ है। और इराक में सिमिलरली। तो देखा जाता है कि लड़ाई जो है अब उस तरीके से लड़ाई नहीं रहेगी। और खास तौर पे अब कोविड-19, मैं इसी को ले आता हूं इसमें, कोविड-19 दुनिया की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह गिर रही है। भारत की इकोनॉमी अगर 6.5%
पिछले 2 साल 4.5% और अब कह रहे हैं कि 0.5 to 1%। अगर इस तरह की इकोनॉमी हमारी रहेगी इस वक्त 1, 2, 3 साल, तो हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। कन्वेंशनल लड़ाई के साधन को मॉडर्नाइज करना, आधुनिक बनाना, पूरी काबिलियत रखना हम नहीं कर सकते इसको। ज्यादातर देश मुल्क दुनिया में नहीं कर पाएंगे इसको, तो नए तरीके ढूंढे जाएंगे और वो नए तरीके मिल रहे हैं, निकल रहे हैं आजकल। और जैसे आपको बताया मैंने, सोशल मीडिया की लड़ाई है, जबरदस्त इन्फ्लुएंस वॉरफेयर, टेररिज्म के जरिए, इरेगुलर वॉरफेयर, आइडियोलॉजी के जरिए, पॉलिटिकल वॉरफेयर, ग्रे जोन वॉरफेयर। हाँ, तो इस तरह की लड़ाई जारी रहेगी। मैं समझता हूं कि ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि आमतौर पे भारत में जो नेशनल सिक्योरिटी या मिलिट्री अफेयर्स के साथ ज्यादा नाता नहीं रखते, उनमें एक ही तरीके की सोच विचार होती है कि कैसे पाकिस्तान के साथ लड़ाई की जाए, कैसे पाकिस्तान को मात दी जाए, बमबारी से, गोलाबारी से, जहाजों से। इसके आगे सोच विचार नहीं होता। तो ये मैं सोच विचार आपका थोड़ा सही करना चाहता हूं इसके बारे में। पाकिस्तान का तरीका, जो स्ट्रैटेजी उसने अपनाई है, वो सिंपली ये है। 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, इंडियन आर्मी ने बंटवारा कर दिया, हम बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान अकेला रह गया, सिर्फ जो वेस्ट पश्चिम पाकिस्तान था। उसने देखा किसी ना किसी तरीके से भारत के खिलाफ बदला लेना है, तो बदला कैसे लिया जाए। 72 से लेकर 1977 तक पाकिस्तान आर्मी जो थी वो अपने बैरक्स में थी, सिविलियन गवर्नमेंट थी भुट्टो, प्राइम मिनिस्टर भुट्टो की। मगर 77 में जनरल जियाउल हक ने कूडेटा में प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को गिरा दिया, उनको पलटा दिया, और 1979 में उनको फांसी पर भी लटका दिया। और 77 से एक नई तजवीज बनाना शुरू हो गई, उसका नाम था जिया डॉक्ट्रिन। वो जिया डॉक्ट्रिन के अंदर जो एसेंशियल्स, बेसिक्स थे, वो जिया डॉक्ट्रिन के वो ये थे कि नंबर 1, पाकिस्तान को जरूरी है, निहायत जरूरी है कि वो न्यूक्लियर बने। जब एक देश न्यूक्लियर बन जाता है और उसका पड़ोसी देश न्यूक्लियर है, तो दोनों देशों के बीच में एसिमेट्री जिसको कहते हैं, जो इम्बैलेंस है, वो इम्बैलेंस दूर हो जाता है। चाहे भारत के पास 4 मिलियन की आर्मी हो और पाकिस्तान के पास 2 लाख की आर्मी हो, मगर अगर दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार है, तो वो एसिमेट्री जो है काफी हद तक इम्बैलेंस जो है वो हट जाता है। तो वो न्यूक्लियर होना चाहते थे और न्यूक्लियर हुए वो बाद में। दूसरा, वो चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है कि चीन के साथ, अमेरिका के साथ और मिडिल ईस्ट के साथ, खासतौर पे ओआईसी के साथ एक गहरे संबंध बने रहे। अमेरिका के साथ बनाना जरूरी है इकोनॉमिक एंगल से, मिडिल ईस्ट के साथ भी, चाइना के साथ खासतौर पर टेक्नोलॉजी के लिए, चाइनीज टेक्नोलॉजी, क्योंकि अमेरिका इनको टेक्नोलॉजी देता नहीं है, तो चाइनीज टेक्नोलॉजी के लिए से, चाइनीज के बेल आउट करने के लिए जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो इस तरीके से एक स्पेशल रिलेशनशिप चाइना के साथ उनकी चली है बहुत साल। उसका खास हथियार जो वो इस्तेमाल करना चाहता है वो है हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर एक मिली जुली लड़ाई, जिसमें अलग अलग डोमेन लड़ाई की हो, जिसके अंदर कुछ हद तक लाइन ऑफ कंट्रोल पे छुटपुट फायर भी होता रहे, थोड़ी सी शेलिंग भी होती रहे, इन्फिल्ट्रेशन भी चलता रहे, टेररिस्ट कार्रवाई, दहशतगर्दी कार्रवाई जो है वो कश्मीर में चलती रहे, साथ में भारत के अंदर भी चलती रहे। क्यों? उसकी एक मेन जो मेन मुद्दा है वो है कि कैसे भारत के जो फ्रंटलाइंस हैं, दरारें हैं जो भारत में, जो वो परसीव करता है कि भारत के अंदर दरारें हैं, उन दरारों का फायदा कैसे उठाया जाए। और आप पूछेंगे कि भारत के अंदर दरारें कैसे हैं, कौन सी दरारें हैं। अब पाकिस्तान के परसेप्शन में, हमारे परसेप्शन में शायद दरारें ना हो, हम तो पूरी इंटीग्रेटेड सोसाइटी अपने आप को कहते हैं, मगर पाकिस्तान के परसेप्शन में जो दरारें हैं भारत के अंदर वो हैं लिंग्विस्टिक, मतलब बोली के ऊपर, एथनिक, रीजनल, कास्ट
और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहमियत रखने वाली फेथ, मजहब, धर्म, ये दरारें हैं। तो वो समझता है कि भारत के अंदर कंडीशन ऐसी है कि चिंगारी यहां लगाओ, चिंगारी वहां लगाओ, भड़काओ यहां पर, और भारत के अंदर खुद ही आप आग लगती रहेगी। और भारत के अंदर अगर छोटी छोटी इस तरह से आगे लगी है, तो भारत जो है जिस चीज के लिए एस्पायर करता है कि हम भी 8% की, 9% की ग्रोथ करें, 2050 तक चीन ने जैसे अपना मुद्दा बनाया है कि हम दुनिया की सबसे अहम अहम देश बन जाए, भारत भी वो उस तरह का जो एस्पिरेशन रखता है, वो एस्पिरेशन कायम ना हो, वो कभी अचीव ना हो। ये पाकिस्तान का मुद्दा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान और भारत के बीच में इतना फासला हो जाए, काबिलियत का इतना फासला हो जाए कि भारत कल पाकिस्तान के ऊपर हावी हो जाए और किसी हालत में पाकिस्तान को भारत के तरफ कोई नुकसान ना कर पाए। ये वो चाहता है, ये उसका मुद्दा है, ये इसकी स्ट्रैटेजी है। पाकिस्तान नहीं चाहता लड़ाई, मिलिट्री वॉरफेयर नहीं चाहता किसी तरीके का, ना भारत चाहता है, ना हमें किसी की जमीन पे पर कभी नजर नहीं रखी। हम कहते हैं पूरा कश्मीर हमारा है, अभी कुछ जमीन कश्मीर की जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भी हमारे हाथ में वापस आ जाएगी। किस तरीके से आएगी वो, उसके बारे में चर्चा हम अलग से करेंगे कश्मीर के ऊपर। तो पाकिस्तान का जो तरीका है, स्ट्रैटेजी है, उसको आमतौर पर बहुत दफे स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट कहते हैं वॉर बाय 1000 कट्स, 1000 वार करके। ये 1000 वार क्या है? कभी टेररिस्ट स्ट्राइक कर दे, कहीं चिंगारियां भड़क दे, कहीं कास्ट वॉर शुरू कर दे, कहीं कम्युनल राइट शुरू कर दे, कहीं लिंग्विस्टिक राइट शुरू कर दे। ये समझते हैं कि भारत भस्म हो जाएगा अपनी ही चिंगारियों के अंदर। इसके खिलाफ हमको पूरे वक्त ख्याल रखना पड़ता है। साथ में हमको ये रखना पड़ता है कि एक आर्मी हमको मजबूत आर्मी है, जो जरूरी नहीं कि वो लड़ने के लिए है। मजबूत आर्मी, मजबूत एयरफोर्स, नेवी बहुत जरूरी है कि एक डिटरेंस के तौर पे, ताकि कोई भारत की तरफ ना देखे, टेढ़ी नजर से ना देखे। आमतौर पे मजबूत फौजें रखना जो है, उसका मुद्दा ये होता है कि दुश्मन आपकी तरफ गलत नजर से ना देखे, ना कि वो फौजें आप इस्तेमाल करेंगे आए दिन, अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो आप उस फौजों को इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक लड़ाई लड़ने से कुछ कई बिलियन डॉलर खर्च हो जाते हैं, आपकी ग्रोथ रेट में बाधा पड़ जाती है। हम ऐसा देश है जो अपने जनता की बढ़ोतरी चाहते हैं। हमने 300 मिलियन लोगों को अपने बिलो पॉवर्टी लेवल से निकाला है। अब और आगे बढ़ोतरी करेंगे, हमें ग्रोथ रेट आगे करेंगे, उसी से भारत जो है, भारत की काबिलियत, भारत की ताकत उसी से बनेगी पूरी। अब पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी क्या है, कमजोरी क्या है सबसे बड़ी, ये बहुत जरूरी है समझना। पाकिस्तान की एक तो इकोनॉमी है, जिसके ऊपर उन्होंने फोकस किया ही नहीं, और जिसकी वजह से वो हर वक्त एक कहते हैं बेगिंग बोल लेकर भिखारी की तरह वो घूमते रहते हैं दर दर कि कुछ उनको पैसा मिल जाए, उनकी अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने। हालांकि पाकिस्तान के अंदर एक पैरेलल इकोनॉमी है, एक ब्लैक इकोनॉमी है। ये ड्रग्स के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत अहम देश है इस ड्रग ट्रायंगल्स में, और यहां पर पैदावार बहुत होता है और यहां से डिस्ट्रीब्यूशन बहुत होता है। दूसरी चीज, यहां का एजुकेशन लेवल पाकिस्तान का बहुत ही लो है, बिल्कुल गिरा हुआ। टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ा पाए। आप देखिए भारत को, देखिए आप आईआईटीज देखिए, हमारे आईआईएम्स देखिए, हमारे मेडिकल कॉलेजेस देखिए, मेडिकल टूरिज्म भारत के अंदर देखिए, कितने लोग बाहर से, मिडिल ईस्ट से कितने लोग आ रहे हैं, यूरोप से लोग आ रहे हैं कि भारत के अंदर मेडिकल रिसर्च के ऊपर कितना वो है। कोविड-19 में देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है तकरीबन यहां है। यहां से आपको क्लोरोक्विनीन जो है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन जो है, वो सबसे ज्यादा यहां पैदा होती है, वही जा रही है अमेरिका यहां से। पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, एजुकेशन लेवल्स बहुत लो है, और काफी हद तक फ्यूडलिस्टिक प्रैक्टिसेस है। उन्हें अपने जमीन को के लैंड रिफॉर्म्स नहीं किए हैं कभी। खाने तक की प्रॉब्लम है, उत्पादन कम है,
और पानी की सख्त कमी है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का है वाटर मैनेजमेंट, और पानी उनका हमारे हाथ में है। इंडस वाटर्स जो है हमारे हाथ में है। ये भी कहना सही नहीं होगा कि भारत के हाथ में एक नल के तौर पे हम आज टोटी बंद कर दें या टोटी खोल दें, वो भी नहीं है। मगर अगर चाहे तो भारत पाकिस्तान की पानी पानी के जो रिसोर्सेज है उसमें बहुत बाधा डाल सकता है। और टेक्नोलॉजी तो नाम की कोई चीज नहीं है पाकिस्तान के पास। अब देख रहे हैं कि भारत ने जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया है, जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट बाहर हैं, अब नासा में देखिए, अमेरिका में, अमेरिका के डॉक्टर्स देखिए ज्यादातर, हालांकि पाकिस्तान के भी डॉक्टर्स बहुत हैं वहां, पाकिस्तान के डॉक्टर्स यूके में भी है। मगर आप हाईटेक चीजें देखिए और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देखिए, पूरी अमेरिका की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वो भारत के लोग चलाते हैं। तो ये है फर्क पाकिस्तान और भारत के बीच में। अब आजकल की लड़ाई में, आजकल के हालात में कैसे पाकिस्तान को हम समझा सकते हैं? सही, एक तो हम समझाने की कोशिश करते हैं। 1990 से जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई और पाकिस्तान ने चुना कि वो हाइब्रिड वॉर लड़ेगा पाकिस्तान भारत के खिलाफ, जम्मू कश्मीर की जमीन को पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काएगा, तो 30 साल से इस कोशिशों में है। हमको बहुत टेस्ट किया है। अभी आपने हाल में 1 साल पहले देखा, पुलवामा हुआ, उसके बाद बालाकोट हुआ, इस तरीके से बहुत टेस्ट हुए हैं। हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, मुंबई में 26/11 पे अटैक हुआ है, 165 लोग उसमें हलाक हुए थे। इस तरह की चैलेंजेस बहुत ज्यादा हुई हैं। और हर दफे सवाल यह आता है कि क्या भारत लड़ाई चाहता है, फुल ऑल आउट वॉर चाहता है? मेरे ख्याल में लड़ाई के अलावा और बहुत से तरीके हैं। मैं आपको समझाता हूं ये कि अगर आप देखें तो अमेरिका और इराक के बीच में कितना फर्क था जहां तक काबिलियत थी। मगर अमेरिका 2003 में इराक के अंदर घुसा, सद्दाम हुसैन को मात दी, और उसके बाद 8 साल तक वहां लड़ता रहा। आज तक भी स्टेबिलिटी नहीं कायम हुई वहां। जीत, लड़ाई में जीत क्या का मतलब क्या होता है जीत को हासिल करना, ये एक स्टडी अलग ही है। इसके ऊपर आप मुद्दतों आप इसके ऊपर एनालिसिस कर सकें, कोई जवाब आपको शायद ना मिले कि असलियत में लड़ाई के अंदर जीत क्या होती है। तो अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर हावी हो, लड़ाई करे, तो जीत का क्या मतलब होगा कि पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, पाकिस्तान की फौज को सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, पाकिस्तान का नामो निशान ना छोड़े, क्या चीज होगी? ये इसके ऊपर बहुत टिप्पणियां होती हैं, मगर कभी कोई जवाब नहीं मिलता पूरी तरीके से। याद रखिए कि पाकिस्तान की भी पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ, पाकिस्तान की पार्टनरशिप भी है चाइना के साथ। इसलिए अगर कोई लड़ाई लड़ी तो हमारे असेसमेंट में 10, 11, 12, 13, 14 दिन तक लड़ाई लड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी हावी हो जाएगी भारत के ऊपर कि आप जरूर बंद करिए, क्योंकि 2 न्यूक्लियर पावर है और दुनिया नहीं चाहती कि न्यूक्लियर देश जो है, न्यूक्लियर आर्म्ड देश जो है, वो एक दूसरे के साथ लड़े, क्योंकि वो ऐसी चिंगारी ना एकदम से भड़क जाए जिससे कि न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करना पड़े। तो इसलिए लड़ाई भी नहीं चाहता कोई। तो फिर ये चुनौतियों को कैसे दूर किया जाएगा? ये चुनौतियां जो पाकिस्तान हमारी तरफ फेंकता रहता है पूरे वक्त, ये कैसे इसको दूर किया जाएगा? और आप देखिए तो 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई है, एनडीए 1, मोदी जी की गवर्नमेंट जब 26 मई को आई है, तो मुझे याद है कि 26 मई 2014 से लेकर तकरीबन जुलाई 2015 तक पाकिस्तान की तरफ हमने ज्यादा फोकस नहीं किया। मोदी जी ने बहुत चीजों के ऊपर, जैसे कि मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत फोकस किया, स्वच्छ भारत के ऊपर किया, सोशल चीजों के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, इन तरह की चीजों पर बहुत फोकस किया। 26 मई को उन्होंने नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, उनको भी बुलाया, न्योता दिया, वो आए यहाँ पर, सब सार्क के लीडर्स भी आए थे। वो सब समझ रहे थे कि शायद शुरुआत होगी पाकिस्तान से, कोई पीस पार्लीज होंगी, शायद पीस टॉक्स होंगी, मगर भारत सरकार ने सब चीज को स्थिर किया और तकरीबन 1.25 साल तक कुछ नहीं किया। जुलाई 2015 में शुरुआत की। अजीत डोवल साहब
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर गए बैंकॉक, वो वहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान के उनसे मिले। उफा में प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिले, और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर लेट सुषमा स्वराज जी, वो गई इस्लामाबाद हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए। और वहां उससे शुरुआत, इन चीजों से शुरुआत हुई कि एक नई दिशा निकलने लगी कि भारत जो है वो अमन चाहता है, हवत अमन भारत ने चाहा है। कैसे पाकिस्तान को अब वो कोशिश कर रहा है अपने तरफ लाने की, प्लेटफॉर्म पे लाने की, ताकि दोनों के दोनों बातचीत कर सके। कोई बड़ा टेररिस्ट एक्ट नहीं हुआ था कुछ दिन तक, कुछ दिन से कोई बड़ा टेररिस्ट एक्ट नहीं हुआ था। 2008 के 26/11 के बाद 2015 तक तकरीबन कोई मेजर टेररिस्ट भारत के अंदर नहीं हुआ था। कश्मीर में बेशक कुछ हुए थे इधर उधर, मगर कोई बड़ा ऐसा एक्ट नहीं हुआ था। मगर 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई वो चीज अपनाई, और एकदम से वो अफगानिस्तान से, काबुल से भारत वापस आते वक्त लाहौर में उतर गए, और एक सरप्राइज के तौर पे एक विजिट, एक ट्रांसफॉर्मेशनल तरीका आप समझिए डिप्लोमेसी का, जो वहां पहुंच गए और उनके साथ बातचीत भी की कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ, एक नया रवैया पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप शुरुआत करने का। मगर 7 दिन के अंदर आपने देखा कि पठानकोट पर अटैक हुआ। I'm having a problem now with the video. हाँ घनश्याम जी, अब ये एकदम से ऑफ हो गया है, उसमें आ रहा है, वी आर हैविंग ट्रबल विद प्लेइंग दिस वीडियो। चल रहा है लाइव, आप देख रहे हैं मुझको? क्योंकि मेरे पास आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो मैं करता रहता हूँ, मैं करता रहता हूँ। आप मुझको बता दीजिए जरा फोन करके कि आप लाइव सुन रहे हैं मुझको कि नहीं। हाँ, मुझे बताया जा रहा है कि मेरे मॉनिटर पे आ रहा है कि कुछ ट्रबल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो को प्ले करने में। मुझे मालूम नहीं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं। अगर कोई भी जो हमारी ऑडियंस में कोई जो सुन रहा है वो बता दे मुझे कि मेरी आवाज आप तक आ रही है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी मोहम्मद तकी साहब ने कहा है कि चल रहा है, बहुत बहुत खुशी की बात है। अगर बीच में रुक जाता है तो मुझको जरा बता दीजिएगा जरा, क्या कहीं रुक गया है किसी हालत में। तो मैं आपको ये बता रहा था उस वक्त के, ये एकदम से पहली जनवरी और 2016 ये एकदम से पठानकोट पर हमला हुआ। उसी साल 2016 में 18 सितंबर को उड़ी पर हमला हुआ। 29 नवंबर 2016 नगरोटा पे हमला हुआ। तो 2016 एक साल था जिसमें इस तरह के टेररिस्ट, दहशतगर्दी हमले होते रहे। इसका मुद्दा क्या था पाकिस्तान का? पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया डीप स्टेट, ये डीप स्टेट नहीं चाहती थी किसी हालत में कि नवाज शरीफ की सरकार जो है वो मोदी जी की सरकार के साथ किसी तरह का वार्तालाप करे। क्योंकि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में अमन हो गया, अगर दोनों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो गया और कहा कि चलिए हम अगले 10 साल तक कश्मीर को पीछे रखते हैं, बैक बर्नर पे रखते हैं, और दोनों पहले अपने संबंध जो है उनको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो डीप स्टेट का क्या होगा, आईएसआई का क्या होगा, वो जनरलों का क्या होगा? तो वो नहीं चाहते। तो इसलिए डीप स्टेट ने, जैसे ही मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लिया, और तो उसी वक्त उन्होंने इसकी शुरुआत करी दोबारा दहशतगर्दी को फैलाने की, और उससे जो है बाधा पड़ गई पाकिस्तान भारत के रिलेशंस में। और आपने देखा कि पाकिस्तान आर्मी ने ओवर टाइम काम किया उसके बाद कि किसी तरह से नवाज शरीफ को सरकार से हटाओ, उनकी सरकार हटाओ, उसके ऊपर चार्जेस लगाओ, उसको जेल में बंद करो,
और किसी ना किसी तरह इमरान खान को सिलेक्ट करके और प्राइम मिनिस्टर बना। वो वही हुआ वहां। तो किस तरीके से ये चुनौती जो है चलती रहेगी। भारत जो है वो कोशिशें करते रहेगा। भारत की जो पॉलिसी है वो क्लियर है कि अब दहशतगर्दी और साथ में वार्तालाप, डिस्कशंस, नेगोशिएशंस, ये साथ साथ नहीं चल सकते। ये साथ साथ नहीं चल सकते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी अलग जगह है और नेगोशिएशंस और आपके वार्तालाप अलग जगह है। ये सही माहौल चाहिए आपको। अगर आपको इसका कुछ हासिल करना है, कुछ इसका फल निकलना है, तो जरूरी है कि सही इन्वायरमेंट बनाया जाए। वो तो उस एनवायरनमेंट से ही बनेगा। अगर आप बीच में हर दफे जब ये टॉक्स हो रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और हर दफे एक मुंबई हमला हो जाए, दिल्ली हमला हो जाए, तो कहां से ये इसके ऊपर हम कोई डिसीजंस ले पाएंगे। तो चुनौतियां ये चलती जा रही हैं। और इसके बीच में कश्मीर के ऊपर कंट्रोल करने के लिए 5 अगस्त को सरकार ने, 5 अगस्त पिछले साल 2019 में भारत की सरकार ने एक सही फैसला लिया। मैंने कहा बहुत हो गया, आर्टिकल 370 को हटाना है, आर्टिकल 35A को हटाना है, एडमिनिस्ट्रेटिवली जम्मू कश्मीर बना दिया एक यूनियन टेरिटरी, लद्दाख बना दिया। इससे बहुत चीजें हासिल हुई। कभी किसी वक्त इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे कि क्या क्या इससे हासिल हुआ। तो सबसे बड़ी चीज हासिल हुई, जो सबसे बड़ी चीज हासिल हुई उससे 2-3 चीजें। नंबर 1, हमने पाकिस्तान के जितने नेटवर्क थे जम्मू कश्मीर में उनको नाकारा कर दिया। ओवर ग्राउंड वर्कर नेटवर्क थे, फाइनेंशियल नेटवर्क थे, सेपरेटिस्ट नेटवर्क थे, इन सब नेटवर्क के ऊपर हमने कुछ हद तक कंट्रोल कायम कर लिया। इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर काफी हद तक कायम कर लिया। तो नफरी जो है पाकिस्तान की टेररिस्ट की और लोकल टेररिस्ट की, दहशतगर्दियों की कश्मीर में, वो काफी हद तक गिर गई। और इसके अलावा क्योंकि आर्टिकल 370 नहीं है अब, तो ये जो कश्मीरी जहन के अंदर था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक अलग चीज है, एक अलग एंटिटी है भारत से, और अभी भी जो पार्टीशन के टाइम पर, बंटवारे के वक्त जो कंप्लीट नहीं हुआ था एजेंडा, वो कंप्लीट अब बाद में होगा। ये जो दिमाग में था जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों में, ये जो है अब हटने लगा है कि अब जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का असली हिस्सा है, और हम डेवलपमेंट वहां कर सकते हैं जैसे बाकी राज्यों की डेवलपमेंट करते हैं, वैसे ही हम डेवलपमेंट यहां कर सकते हैं। अब हालत यह आ रही है इस साल कि पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरीके से वो कश्मीर के अंदर दोबारा टर्बुलेंस, दहशतगर्दी कैसे कैसे दोबारा वो कायम कर सकता है, कैसे पैदा कर सकता है। अभी आपने पिछले इस महीने में देखा, अप्रैल के महीने में इन्फिल्ट्रेशन की तरफ बढ़ोतरी दी उसने एकदम से। आज सुबह ही मैं बात कर रहा था किसी से कश्मीर में, इस महीने तकरीबन हमने 29 टेररिस्ट मारे। ये कुछ सालों से हमने अप्रैल के महीने में इतने टेररिस्ट नहीं मारे। तो कोशिश हो रही है, कोशिश बड़ी हो रही है कि पाकिस्तान की के इन्फिल्ट्रेशन भी करे साथ में, और जो लोकल टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तानी अंदर पहले के बैठे हैं, उनको उत्साहा जा रहा है कि कुछ करें। मगर नेटवर्क्स डाउन है, 4G का नेटवर्क भी नहीं काम कर रहा है मोबाइल के ऊपर कश्मीर के अंदर, पैसा भी कम है, और कोविड-19 का भी लॉकडाउन है। कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से सेफ हाउसेस भी नहीं है, और दहशतगर्दी जो टेररिस्ट है वो हरकत भी नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी एक ही घर के अंदर 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहते हैं, उससे इंटेलिजेंस हमको मिल जाती है, जिससे कि हम आसानी से टेररिस्ट को एलिमिनेट कर पाते हैं। तो ये अभी ये सिचुएशन है इस वक्त। और पाकिस्तान और चाइना का जो संबंध है वो तो बड़ा मजबूत संबंध है, वो चलता जा रहा है। मगर कोविड-19 के बाद अब क्या होता है चाइना का, और चाइना की तरफ कैसे पूरी दुनिया देखती है, कैसे चाइनीज इकोनॉमी, क्या चाइनीज इकोनॉमी जो है उसके तरफ दुनिया देखेगी, क्या अमेरिका चाइना को आइसोलेट कर पाएगा, किस हद तक चाइना के ऊपर इसका असर होगा, ये इस पर बहुत निर्भर है कि पाकिस्तान का आगे क्या रवैया होगा। क्योंकि पाकिस्तान का इतना डीप, इतना गहरा संबंध है चीन के साथ कि अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी फौज के लिए, अपने टेक्नोलॉजी के लिए, हर चीज के लिए वो डिपेंडेंट रहेगी। अगर चीन और पाकिस्तान के संबंध ऐसे बना रहा और बाकी दुनिया जो है वो चीन के खिलाफ है,
तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को देखा जाएगा कि वो दूसरे कैंप में है, वो भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। अभी जल्दी है कहना, क्योंकि कोविड 19 अभी खत्म ही नहीं हुआ है। कोविड 19 की 30 स्टेट जो है अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। और क्या किस तरह की दुनिया अभी होगी, निकलेगी इस थ्रेड के बाद, अगले 1 महीने के अंदर शायद मालूम होना शुरू हो जाएगा, और अगले 8-9 महीने में मालूम होगा। आप देख रहे हैं ओलंपिक्स तक, जापान के ओलंपिक्स तक कैंसिल होने जा रहे हैं। क्या होगा वर्ल्ड कप का कतर में, इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। इकोनॉमी का को क्या होने वाला है, मिडिल ईस्ट जहां पर हमारे भारत के 8 मिलियन निवासी, हमारे 8 मिलियन लोग वहां रहते हैं, काम करते हैं, और $40 बिलियन हर साल वहां से रेमिटेंस आती है भारत के अंदर। एकदम से मिडिल ईस्ट की इकोनॉमी गिर रही है। हम देख रहे हैं कि तेल का जो प्राइस है, कीमत जो है वो $19 $18 पे पहुंच गई है। नी वहां पर अमेरिका में तो आप देख रहे हैं कि $0 पे पहुंच गई थी एक वक्त, इतना सरप्लस ऑयल हो गया था। तो किस तरीके से ये ऑयल और एनर्जी का मैनेजमेंट होने वाला है इन द फ्यूचर, इससे डिसाइड होगा कि मिडिल ईस्ट और गल्फ का क्या फ्यूचर है। क्या गल्फ से हमारे लोगों को हट के वापस आना पड़ेगा, ये एक बड़ी चुनौती बन जाएगी हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी पे बड़ी बाधा पड़ेगी। तो ये सब चीजें अभी सब कुछ मेल्टिंग पॉट के अंदर है, और इसके अंदर भारत पाकिस्तान संबंध जो है ये निकलेंगे, उभरते रहेंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, ये मैं समझता हूं कि हम इसके बारे में वार्तालाप, डिस्कशन जो है वो कायम रखेंगे आपके साथ। मेरा मुद्दा था कि आपको समझाना पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान भारत के संबंधों के बारे में, पाकिस्तान का बेसिक स्ट्रेटेजिक कल्चर के बारे में। और अगर ये सब आपके जहन में समझ आ गई है पूरी, तो फिर आपका के सवाल मैं लेने के लिए तैयार हूं। शुक्रिया बहुत बहुत इस समय पर। जय हिंद। यू कैन रीपोस्ट योर क्वेश्चंस आउट हियर। हालांकि मैं देखता हूं कि कोई ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज्यादा ओके। मैं देख रहा हूं एक क्वेश्चन है यहां पर अजीत प्रताप सिंह जी का, और कहा है चीन जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर व पाकिस्तान के बीच कॉरिडोर बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, उसका भारत की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा सवाल है, एक बेसिक सवाल है, मगर अच्छा सवाल है। देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्यों बना, ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI या वन बेल्ट वन रोड जिसको भी कहते हैं, इसका एक फ्लैगशिप हिस्सा है ये। इसके अंदर $46 बिलियन से शुरुआत, फिर $62 बिलियन और बाद में $90 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉमिस किया गया था। ये लोन्स के तौर पे है, ये कोई एड नहीं है। पाकिस्तान, चाइना जो है, चीन जो है, वो कोई फ्री लंच नहीं देता किसी को आकर। अगर आपने देखा है कि श्रीलंका का हम्बनतोता पोर्ट जो बनाया है, चाहे लंका उसको पेमेंट नहीं कर पाया, तो काफी हद तक वो जमीन जो है वो अब चीन के उसके हिस्से की तरफ बन गई है। अब मालदीव्स में इस तरह से, म्यांमार में इसी तरह से, बांग्लादेश में इसी तरह से। तो ग्वादर पोर्ट बना रही है, ग्वादर पोर्ट बन गया है चीन के सपोर्ट के साथ, मदद के साथ। कराची के का ऑल्टरनेटिव पोर्ट और हार्बर जो है वो ग्वादर है, उसी मकरान कोस्ट के ऊपर। चीन का क्या मुद्दा था ये बनाने का, ये बहुत अहम चीज है समझने की। याद रखिए, चीन की का 80% एनर्जी ट्रैफिक, गैस, ऑयल, वो मिडिल ईस्ट से आता है, और 80% जो कंटेनर ट्रैफिक है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं पूरे, जो दुनिया भर में जाते हैं, जिसके वजह से चीन की इकोनॉमी 10, 11, 12% पे चलती थी एक जमाने में, वो पूरे इसी समुंदर के रास्ते जाती है। ये समुंदर का रास्ता है, अगर आप शंघाई से देखें, ईस्ट कोस्ट से देखें चीन के, तो साउथ चाइना सी के जरिए सिंगापुर से नीचे होते हुए स्ट्रेट्स ऑफ मलाका से अंडमान सी होकर, और श्रीलंका के साउथ से, श्रीलंका के साउथ से, और इंडियन ओशन की तरफ, सुएज कैनाल की तरफ जाते हैं। ये रास्ता है। पूरा इंडियन ओशन का इलाका जो है वो भारत के कंट्रोल में क्या मतलब, भारत के इलाके में है, कि कंट्रोल में तो नहीं मगर इन्फ्लुएंस में है।
चीन नहीं चाहता कभी कि भारत की नेवी जो है वो कभी इतनी मजबूत हो कि वो इस मूवमेंट के अंदर बाधा डाल सके। क्योंकि अगर भारत ने चीन के शिपिंग मूवमेंट के ऊपर बाधा डाल दी तो आप समझिए न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, वर्चुअल। क्योंकि चाइना का तो पूरा खाना पीना मैन्युफैक्चर सब कुछ उसी से चलता है। और यही वजह है जो कि चाइना जो है वो हर साल हमारा फोकस जो है वो हिमालयस की तरफ रखता है। वो चाहता है कि लद्दाख, यूपी बॉर्डर, अरुणाचल, सिक्किम, इन जगहों पर कुछ ना कुछ चलता रहे ताकि हमारी तवज्जो उधर रहे, हम अपनी फौज को बढ़ोतरी देते रहे, अपनी नेवी को कभी ना बनाए, नेवी को इतनी बढ़ोतरी ना दे। ये चाइना का हर वक्त ये स्ट्रेटजी रही है। मगर इसका एक और पहलू है, और वो पहलू ये है कि एक तो समुंदर के रास्ते हैं और उस समुंदर के रास्तों का अल्टरनेटिव जो है वो पाकिस्तान के जरिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू बनाया जाए, ताकि अगर किसी हालत में ये समुंदर के रास्ते रोके जाएं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये सब मिलकर अगर इस रास्तों को रोक दें और चीन को के ऊपर हावी हो जाएं इस तरीके से, तो चीन के पास कम से कम एक जरिया रहेगा और वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मगर चीन के लिए अफसोस, भारत के लिए अच्छा, ये कॉरिडोर जो है इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है। कॉरिडोर तो तब होगा जब ये इसके अंदर पाइपलाइन भी बनेगी, इसके अंदर रेलवे भी बनेगी, तब जाकर, और सड़क भी होगी, मतलब साधन, अलग अलग साधन होंगे कम्युनिकेशन के, सामान भेजने के, उत्पादन भेजने के। मगर अभी तो ये एक सिर्फ सड़क है, और उस सड़क पे दिन में कितने 250, 300, 400 ट्रक, बड़ी बड़ी ट्रक मूव कर सकती है। वो 400 ट्रक जितना सामान कैरी करती है, जितना उत्पादन कैरी करती है, एक टैंकर, उस टैंकर, एक आधा टैंकर भी उसको कैरी कर लेगा, एक शिप उसको कैरी कर लेगा। तो इसलिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कोई ऐसा ग्रेट सक्सेस नहीं हुआ है, और उसका इंपैक्ट, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर हो रहा है, क्योंकि इतने चाइनीज वर्कर आ गए हैं, क्योंकि चाइनीज कॉलोनीज बन गई हैं पूरी, और क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है ज्यादा देने के लिए, तो चाइनीज जो है इन जगहों को, जमीनों को हड़प कर रहे हैं। तो एक ये सोशल प्रॉब्लम चाइना और पाकिस्तान के लिए क्रिएट हो रहा है ज्यादा, और सिविल सोसाइटी पाकिस्तान के अंदर नहीं चाहती कि इस तरीके से इस कॉरिडोर को प्रोग्रेस किया जाए। हालांकि मीडिया के अंदर इसके ऊपर हर समय चर्चा चलती रहती है। और मैं सवाल देखता हूं आपका। कोई सवाल किसी ने दिया है? हाँ, ये है। Can I see some question? चीन ने कर्ज पाकिस्तान को दिया है, कर्ज अगर पाकिस्तान ने नहीं वापस करता है तो चीन पाकिस्तान की जमीनों पर कब्जा कर सकता है, जैसे श्रीलंका में किया है। बिल्कुल सही है, वैभव सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा है, जो वही चीज मैंने भी अभी दोहराई थी आपके सामने। और कोई ऐसे सवाल? पीओके में भारत का तिरंगा कब लहराएगा? मोहम्मद तकी साहब कहते हैं कि पीओके में भारत का तिरंगा कब लहराएगा। बहुत अच्छा सवाल है, मगर मैं आपको याद दिलाता हूं जो कुछ मैंने कहा उसके अंदर क्या था, कि हर प्रॉब्लम का हल जो है वो मिलिट्री तरीके से नहीं टाइप किया जाता, पाया जाता। बहुत तरीके अपनाते हैं, बहुत तरीके होते हैं, लड़ाई के साधन के बहुत हैं हमारे पास। इकोनॉमिक वॉरफेयर है, सोशल मीडिया वॉरफेयर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, बहुत चीजें हैं। अगर आप देखें अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर 1945 से और 1989 तक चली, तकरीबन 44 साल। इन 44 साल में अमेरिका ने बहुत ताकतवर फौज बनाई, चीन ने, सोवियत यूनियन ने भी, सोवियत रशिया ने भी बहुत ताकतवर फौज बनाई, में लड़े कभी नहीं, लड़ाई कभी नहीं हुई। एक दफे क्यूबा 1962 में तकरीबन लड़ाई कायम होने वाली थी, नहीं लड़े। 2-3 दफे और हुआ है ऐसा, वाकया आने वाला था। मगर 1989 में 84-85 से शुरू हो गया था कि अमेरिका अपनी
काबिलियत, फौजी काबिलियत बढ़ाता रहा, टेक्नोलॉजी बढ़ाता रहा, प्रोजेक्ट करता रहा इसको साइकोलॉजिकली कि अमेरिका और नेटो कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। और सोवियत रशिया जो था, सोवियत यूनियन और वॉर्सो पैक्ट, उसके साथ एक कंपटीशन में लगा रहा। उस कंपटीशन की वजह से क्या हुआ, उसकी इकोनॉमी गिर गई और इकोनॉमी खाने का उत्पादन नहीं होगा। यहां तक कि 1987-88 में अमेरिका को एक्सपोर्ट करना पड़ा, ग्रेन, गेहूं एक्सपोर्ट करना पड़ा वहां पर अमेरिका, सोवियत रशिया में। और आखिर में जो मात दी सोवियत रशिया को और सोवियत यूनियन को 15 रिपब्लिक्स में टूटना पड़ा, वो इस सिर्फ इकोनॉमिक्स के जरिए किया। एक भी बम नहीं फेंका, एक भी गोला नहीं फेंका। तो मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं कि इसी उदाहरण से आप पीओके की तरफ देखो। क्या जरूरी है कि हमें लड़ाई लड़के और पीओके को लेना है? ताकतवर है बहुत हमारी फौज, अगर आप लड़ाई लड़ोगे, लड़ाई के अंदर क्या मालूम चीन भी आ जाए अंदर, तो फिर आपके साथ, चीन के साथ भी भड़कपन हो जाएगा। और मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी आपको लड़ने नहीं देगी। कोविड-19 के बाद अब तो दुनिया के अंदर, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि लड़ाई का तरीके ही बदल जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूं कि हमारी जनता को, भारत की जनता को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और मोहम्मद तकी साहब, आप याद रखिए, पीओके पर भारत का तिरंगा लहराएगा जरूर, लहराएगा जरूर। और वो देखेगा कि अब अंदर, अंदरूनी तौर पे पीओके के अंदर से ही आवाज उठेगी कि हम पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना चाहते। जब आप देखेंगे कि हमारे तरफ जो जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर जब उत्पादन बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हर कश्मीरी जो है आकर कहेगा कि मैं खुश हूं कि मैं भारत का हिस्सा हूं, तो ये मैसेज जाएगा उधर। और वो मैसेज क्लियरली बताएगा कि आप क्या कर रहे हो ऐसे देश के साथ जहां पर कोई सिविल सोसाइटी ही नहीं है, जहां डेमोक्रेसी नहीं है, जहां एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, जहां फौज जो है वो रूल करती है, जहां की इकोनॉमी ही नहीं है कुछ। क्यों ना मिलो उस देश के साथ जहां पर सब कुछ है, उत्पादन है, फ्यूचर है, सिविल सोसाइटी है, डेमोक्रेसी है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है, एक ऐसी सरकार है जो जनता के लिए है, जनता को बढ़ोतरी देने के लिए है। जब ये मैसेज क्लियरली जाएगा जहन के अंदर, आप देखना अंदरूनी तौर पे ये मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो आपको बस इंतजार की जरूरत है। क्यों लड़ाई लड़नी? मैं तो यही कहता हूं, मैं फौज का जनरल रह चुका हूं, मैं कहता हूं कि जो कुछ आपने हासिल करना है, कम से कम खर्च करके करो। वो जनरलशिप होती है। वो अड़ियलपन होता है जो कहते हैं कि चढ़ जाओ, गोला फेंको, बमबारी करो और कब्जे में ले लो। वो लड़ाई चलती रहेगी, फिर आप जमीन को अपने कब्जे में कर लोगे, मगर शायद आपको मुद्दतों तक वो लड़ाई लड़नी पड़े। तो इसलिए ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप नॉन मिलिट्री तरीकों से, नॉन ट्रेडिशनल तरीकों से ये हासिल करिए। और पोस्ट कोविड-19 की दुनिया में आप देख लीजिए, मुझसे लिख कर ले लीजिए कि ये तरीके जो है नॉन ट्रेडिशनल तरीके, साइबर वॉर, इंफॉर्मेशन वॉर, मीडिया वॉर, लीगल वॉर, इस तरीके की चीजों से ज्यादा आपको हासिल करना है। अब मैं आता हूं, और कोई अच्छे कोई सवाल तब तक आ गए हैं तो देखता हूं मैं। अजीत प्रताप सिंह जी कहते हैं कि सर, भारत के पास अपने डिफेंस ऑयल रिजर्व की कैपेसिटी क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और ये क्लासिफाइड चीज होती है, आमतौर पर इसको हम बाहर कहा नहीं जाता है। पर याद रखिए, भारत के पास, आप ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, मगर बेशुमार कैपेसिटी है, बेशुमार कैपेसिटी है, गैस की भी और ऑयल की भी। पाकिस्तान का जो हमारा असेसमेंट है, पाकिस्तान की काबिलियत जो है ऑयल की, वो 11 दिन की है। 11 दिन की लड़ाई लड़ सकता है वो, अगर लड़ाई कल भिड़के तो तकरीबन 11 दिन लड़ सकता है। मेरे ख्याल में उससे भी कम हो गई है आज।
भारत के पास रिजर्व्स बेशुमार है और हमें इसके बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए। और हमारा सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, कुवैत के साथ, इराक के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत है। ये याद रखिए कि आप अपनी सरकार को, प्रधानमंत्री को ये आप दे दीजिए कि पिछले 5-6 सालों में किस तरीके से मिस्र के साथ, जीसीसी के साथ कैसे संबंध हमने बनाए। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर बताता हूं कि 2018 एक ऐसा साल था, मैंने कभी इंडियन डिप्लोमेसी को ऐसे प्रोएक्टिव नहीं देखा। 26 जनवरी 2018 को 10 नेता आए आसियान के, हमारी गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे आए 10। उस साल गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे 10 थे। उसके बाद जैसे वो वापस गए, 5 फरवरी को इजराइल के प्रधानमंत्री वो आए यहां पर, और वो वापस गए 3 दिन के विजिट के बाद। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी गए यहां से जॉर्डन, जॉर्डन से गए पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन से वापस जॉर्डन आए, जॉर्डन से फिर गए वो यूएई अबू धाबी, वहां से गए मस्कत और फिर वापस आए। कुछ दिनों के अंदर जैसे ही वो वापस आए, ईरान के सदर वो वहां से भारत आए स्टेट विजिट में, 3 दिन रहे यहां। और उनके जाने के बाद 1.5 या 2 हफ्ते के अंदर जॉर्डन के सदर, जॉर्डन के राजा महाराजा किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन वो आए भारत। एक तकरीबन 6 से 8 हफ्ते के बीच में इतनी डिप्लोमेटिक कार्रवाई मैंने भारत सरकार को कभी करते हुए नहीं देखी। और आप देखें तो इसका फोकस जो था वो पूरा मिडिल ईस्ट में, मिस्र पर था। और ऐसी स्पेशल रिलेशनशिप, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया, तब आप देखते हैं कि उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत ने और यूएई ने अपने नेशनल अवार्ड, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिए। ये हमारा कल्टीवेशन, हमारी डिप्लोमेसी थी और रिलेशनशिप थी, संबंध थे, दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट बनाए इस तरीके से। तो मैं कहता हूं कि एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ से हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर बेशक ये प्रॉब्लम है कि ये तेल का उत्पादन जो है, ये खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में, जीसीसी कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया, ईरान में, क्या ये इतना प्रोडक्शन चलता रहेगा? अगर ये इतना, इसका प्रोडक्शन कम हो गया क्योंकि प्राइस इतना गिर गया है, इसकी कीमत इतनी गिर रही है, तो फिर हमको डिपेंडेंट होना पड़ेगा दूसरे देशों के पास। शायद अमेरिका से हमको शेल गैस का ऑयल जो होता है, वो अमेरिका से, ऑलरेडी अमेरिका से कुछ तेल हमारे पास आ रहा है, उसके ऊपर हमको डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, नाइजीरिया पे बढ़ानी पड़ेगी, ऐसे देशों के ऊपर। तो ये चुनौतियां होती हैं बीच बीच में, मगर अभी आप बैठ सकते हैं कंटेंट कि भारत के पास तेल काफी है। और भी देखता हूं मैं, आपके कोई 1-2 सवाल है, 1-2 और सवाल ले लेता हूं मैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा वैभव सिंह ने, तो मैंने पहले भी बता दिया आपको ये। और सर द आर्मी, ये अपर्णा मिश्रा, seems to be a good question. Let me read this. Sir, the army is doing more than a lot to protect us, safeguard us. But as you mentioned, our army strength isn't enough to fight against them. Is there anything we civilians can do to serve and contribute to our country and its security? अपर्णा मिश्रा जी, आपका सवाल बढ़िया है। I must grant you this, that this is an innocent question but a very good question. मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि किस वजह से इंडियन आर्मी जो है, हम जरूरी नहीं, वी आर टुडे द लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। चीन की आर्मी की का जो स्ट्रेंथ है वो हमसे कम हो गई है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस हो, आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन पे ज्यादा फोकस हो। मगर आपने सही कहा कि सोसाइटी क्या कर सकती है आर्मी के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए सोसाइटी क्या कर सकती है। मैं समझता हूं 2 चीजें। एक तो ऑब्वियस चीज है कि आप अपनी आर्म फोर्सेस को बैकिंग दीजिए। बेशक आप, एबीवीपी तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीयता में, नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म के ऊपर तो बहुत हावी रहता है हर वक्त, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दैट एज फार एज यू ऑल आर कंसर्न्ड। बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आप ऐसा करिए कि मेक श्योर दैट आवर नेशन रिमेन्स वन।
एकता हमारी हमारी यूनिटी बनी रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की पूरी फोकस इस चीज पर है कि कैसे भारत की दरारों को एक्सप्लॉइट किया जाए, और वो दरारें पहचानता है। मैंने आपके लिए दरारें पहचान के आपको बताया कैसे हम सिविल सोसाइटी के अंदर ये कायम कर सकते हैं कि किसी भी हालत में ये दरारों को का इस्तेमाल ना कर सके हमारा दुश्मन। एकता ऐसी बनी रहे। अरे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में लड़ाई लड़े, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ लड़े, सब कुछ करें, वो डेमोक्रेसी का तो हिस्सा होता है, मगर इसको उस हद तक ले जाएं कि हिंसा ना बने। अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग धर्मों के बीच में कुछ भीड़ भाड़ ना हो। अगर वो एकता बनी रहेगी, मैं समझता हूं कि आपको जितनी आर्मी है इससे ज्यादा आपको आर्म फोर्सेस नहीं चाहिए। आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंटरनल सिक्योरिटी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। आखिरी सवाल लेता हूं मैं। सर भारत अपने ये निखिल सिंह कह रहे हैं कि सर भारत अपने उपयोग का 50% सीमेंट पाकिस्तान से खरीदता है, ये सत्य है? अगर खरीदता है तो क्यों? सवाल अच्छा है, बहुत अच्छा सवाल है। ये मैं आपको बताऊं कि इससे पहले के पुलवामा बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने पूरा बैन लगा दिया पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भारत के साथ। उससे पहले तकरीबन 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, ट्रेड होता था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये डायरेक्टली वाघा बॉर्डर के जरिए नहीं होता था। वाघा बॉर्डर के जरिए कुछ कॉटन का जो है उसका ट्रेड होता था, मगर ज्यादातर ये वाया मीडिया दुबई से अबू धाबी के जरिए होता था। उसके वजह से इसके ऊपर ड्यूटियां ज्यादा पड़ती थी, उसके वजह से चीजें और भी महंगी हो जाती थी। सीमेंट की इंडस्ट्री पाकिस्तान में काफी डेवलप्ड है और काफी उत्पादन होता है। भारत के अंदर सीमेंट की इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड है, मगर भारत के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इतना ज्यादा है कि इसकी जरूरत यहां पर हर वक्त लगेगी। और आई एम नॉट श्योर कि आज इंपोर्ट हम कर रहे हैं सीमेंट कहीं से दुनिया में, बट आई एम अवेयर कि हमने पाकिस्तान से इंपोर्ट किया है सीमेंट। और जब तक संबंध इतने गिर नहीं गए थे, इतने बुरे नहीं हुए थे, तब तक सीमेंट का ट्रेड, सीमेंट का इंपोर्ट जो है पाकिस्तान के साथ होता था। मेरे ख्याल में ये मैं अब एक अजीत प्रताप सिंह की एक सवाल है कि सर सेना के सामने साइबर चुनौती एक गंभीर समस्या है, ये बनती जा रही है। क्या यह एक नए तरीके का डेटाबेस युद्ध है? देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इंटरनेट की वॉरफेयर का जरिया तो अमेरिका ने ही निकाला, उसके बाद चाइना ने इसको डेवलप किया, और अब साइबर जो है वो दुनिया में ज्यादातर देश जो है वो साइबर वॉर में जुड़े हुए हैं। साइबर वॉर का मतलब क्या है, मैं आम जनता के लिए एक तरह समझा देता हूं। आप समझिए आज भारत काफी हद तक डेवलप हो चुका है, मगर शायद वो लेवल ऑफ डेवलपमेंट नहीं हुआ जैसे कि आप लंदन के अंदर देखिए। अगर आप लंदन में एक नागरिक के तौर पर रह रहे हैं तो आपके पॉकेट में 10 पाउंड से ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके पास प्लास्टिक का कार्ड है अपने पास, जैसे भारत में भी होता है। हर कुछ कदम पे आपको एक खिड़की मिल जाएगी जिसके अंदर आपको एटीएम मिल जाएगा, और आपको बस में जाना है तो आपको कार्ड अपना फ्लैश कर दीजिए, ट्रेन में जाना है तो कार्ड फ्लैश कर दीजिए, खाना पीना खरीदना है, पिक्चर देखनी है, कहीं जाना है आपको, एयरपोर्ट पे जाना है, एयरपोर्ट से आपने टैक्सी लेनी है, हर जगह अपना आप कार्ड से आपका खाना पीना आ रहा है। पूरा जो सप्लाई चेन बना हुआ है खाने पीने का, वो कंप्यूटर पे इंटरनेट के जरिए उसका कंट्रोल हो रहा है। इसी तरीके से आपके तेल का, गैस का, हवाई जहाज के आपका एटीसी जो एटीसी है उसका पूरा कंट्रोल जो है वो इंटरनेट के जरिए हो रहा है। एक वक्त पर किसी वक्त पे आप देख सकते हैं कि दुनिया में कितने हवाई जहाज जो है वो उड़ रहे हैं। आपका पूरा रेलवे सिस्टम इंडिया में आप देखिए, हमारा
इतना जबरदस्त रेलवे सिस्टम ज्यादातर कंप्यूटराइज्ड है। अब इसके अंदर अगर आप बाधा डालने लगे, वायरस डालने लगे, फॉल्सिफिकेशन करने लगे, तो क्या होगा? एक ना एक दिन आप ये सिस्टम जब गिरने लगेंगे, ड्रॉप डाउन हो जाएंगे, तो वो जो एक्टिविटी है जैसे रेलवेज है, इट विल कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। एयरपोर्ट पे हवाई जहाज लैंड कर नहीं पाएंगे, टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे, आपकी पूरी जो एयर इंडस्ट्री है वो विल कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट, जैसे अभी हुआ है कोविड-19 की वजह से, मगर ये तो किसी और वजह से हुआ है। तो साइबर की वजह से ऑल दिस कैन बी अचीव्ड। साइबर का एक दूसरा पहलू होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कि उसी के जरिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, डिसइंफॉर्मेशन करें, और खासतौर पे फेक न्यूज जो आजकल जबरदस्त एक हथियार बन गया है, इसको इस्तेमाल करें। तो ये सब जो है साइबर वॉरफेयर का हिस्सा बनता है। ऑब्वियसली डेटाबेस जो है, डेटाबेस वॉरफेयर इज काइंड ऑफ अ वॉरफेयर, हम you can call it as cyber warfare, is also database warfare to an extent. It is still developing into that stage. इसके खिलाफ हम क्या कर रहे हैं? हमने पिछले साल अगर आपने देखा था तो 3 नई एजेंसी बनाई थी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, अपने आईडीएस के नीचे, हेडक्वार्टर आईडीएस इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के नीचे, सीडीएस के नीचे 3 एजेंसी नई बनी है। एक स्पेस एजेंसी है, और एक स्पेशल फोर्सेस की कमांड बनी है, छोटी कमांड बनी है, या उसको एजेंसी कह लीजिए, और तीसरी जो है वो साइबर एजेंसी है। साइबर जो है वो ज्यादातर नेवी के कंट्रोल में है इस वक्त, हालांकि वो इंटीग्रेटेड है मगर नेवी के ज्यादा कंट्रोल में है। स्पेस जो है वो एयरफोर्स के कंट्रोल में है ज्यादा, और स्पेशल फोर्सेस जो है वो आर्मी के कंट्रोल में है। तो इसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है, फोकस दिया जा रहा है, बट आई थिंक वी आर स्टिल स्लाइटली बिहाइंड। हमको और आगे इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, काफी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वी आर वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्ट पावर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, और उसकी कोई वजह नहीं है कि हम साइबर के तरीकों में, साइबर डिफेंस और साइबर ऑफेंस दोनों के तरीकों में हम किसी से पीछे रहे, ये शायद मुमकिन नहीं होगा इन द फ्यूचर। तो मैं इस वक्त पर रोकता हूं, अब तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं। बहुत अच्छे आपके सवालात आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये डिस्कशन करने का। उम्मीद है कि जो मैं कह पाया आपको वो सरल लफ्जों में मैंने कहने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आप तक ये सही तरीके से पहुंची और कॉम्प्रिहेंड कर पाए आप इसको। इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। बोली क्या कि लैंग्वेज सही थी क्या, मैं ज्यादा अंग्रेजी बोल रहा था, ज्यादा हिंदी बोल रहा था, क्या समझ में आ रहा था आपको, इसका भी फीडबैक दीजिएगा। और फ्यूचर में आप किस तरीके के सब्जेक्ट चाहेंगे इस तरीके के, उसके ऊपर भी एक कुछ फीडबैक हमको दीजिएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। जय हिंद, जय भारत।